नमस्ते, मैं हूं संजय दीक्षित और आप देख रहे हैं दी जयपुर डायलॉग्स। मेवात की हिंसा के बाद आपने देखा कि कैसे लोगों ने, जिन्होंने स्वयं हिंसा की थी, उन्होंने कैसे विक्टिम कार्ड खेला। और चाहे सुप्रीम कोर्ट हो, चाहे हाई कोर्ट हो, सब जगह अपना विक्टिम कार्ड लेके पहुंच गए। और आपने देखा कि सबसे पहले जब वो सुप्रीम कोर्ट पहुंचे तो किस प्रकार से वहाँ पर सॉलिसिटर जनरल ने, जो निज़ाम पाशा उनके जो एडवोकेट थे, उनको काउंटर किया और उनको कहा कि भाई एक ही तरफ की क्लिपिंग लाए हो क्या, दूसरी तरफ की कोई क्लिपिंग नहीं है। तो सुप्रीम कोर्ट के जो जस्टिसेस थे उन्होंने तुरंत उसको आगे मुलतवी कर दिया। इससे और भी जो गंभीर बात हुई वो हुई पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट में। और पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट में एक जो जज साहब थे उन्होंने इसको सुओ मोटो लेके और जो हाई कोर्ट के नियम है उनके विरुद्ध जाते हुए स्वयं ही उसकी सुनवाई भी कर डाली। जबकि नियम वहाँ पर यह है पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट में कि यदि कोई जज साहब जो है किसी मैटर को सुओ मोटो लेते हैं तो उसको फिर चीफ जस्टिस के पास भेजते हैं 3 दिन के भीतर कि इसके ऊपर बेंच बनाई जाए और फिर चीफ जस्टिस बेंच बनाकर सुनवाई करते हैं। इन्होंने अपने आप ही सुनवाई कर ली अपनी बेंच में, जो इनकी डीबी थी उसके अंदर, और आदेश भी पारित कर दिए और ये कह दिया कि साहब की एथनिक क्लेंजिंग हो रही है। जी, एथनिक क्लेंजिंग आप समझते हैं ना, एथनिक क्लेंजिंग क्या होता है? एथनिक क्लेंजिंग का मतलब होता है कि नरसंहार हो रहा है, पूरी तरह से नस्ल का विनाश किया जा रहा है, जो वस्तुतः हुआ कहाँ था? कश्मीर में, जिसको हमारे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कभी भी सुनने की जहमत नहीं उठाई। जितनी बार वहाँ ले गए उतनी बार उसको दुत्कार दिया और कहा कि इसको तो बहुत समय हो गया है, अब इसका कोई औचित्य नहीं है, जबकि वो एथनिक क्लेंजिंग आज भी जारी है। तो पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट में बड़ी विचित्र स्थिति बनी कि ये जो जज साहबान थे इनकी, वो ये हुआ कि चीफ जस्टिस ने यह केस तुरंत इनके पास से ले लिया और दूसरे 2 जजेस को दे दिया और उन्होंने उस केस को सुनने से मना कर दिया। अब पूरा का पूरा केस अधर-झूल में है और अब सुना है कि अब चीफ जस्टिस स्वयं अपनी बेंच में उसकी सुनवाई करेंगे। तो आप देख रहे हैं कि किस प्रकार से हमारे माई लॉर्ड्स जो हैं वो पक्षपात करते हैं। लेकिन मेवात के वीरों को इससे कोई अंतर नहीं पड़ रहा है, क्योंकि मेवात में हिंदू पक्ष को, जो कि वास्तव में भुक्तभोगी था, उसको परास्त करने के लिए, उसको हताश करने के लिए तरह तरह के प्रयास हुए और कहाँ से नहीं हुए। आप ये देखिए कि जो सरकार है हरियाणा सरकार की, वो आपको पता है कि वो साझा सरकार है, उस सरकार के अंदर ही ऐसे तत्व बैठे हुए हैं जो लगातार यह प्रयास कर रहे हैं कि वह क्षेत्र जो है वहाँ से जेजेपी के विधायक इत्यादि चुन के नहीं आते, वहाँ से कांग्रेस के विधायक इत्यादि भी नहीं चुन के आते हैं। कि पिछली 2 बार से, यानी 2014 और 2019 से वो पूरा जो क्षेत्र है वो भारतीय जनता पार्टी का गढ़ रहा है, ये 3 जो मेवात की कॉन्स्टिट्यूएंसीज है इनको छोड़कर। तो इनके जो पंचायत राज्य मंत्री हैं वो जेजेपी के हैं और दुष्यंत चौटाला तो हैं ही। दुष्यंत चौटाला के पास गृह विभाग का चार्ज नहीं है, लेकिन उसके बाद भी वो बयानबाजी करने से नहीं चूके। और जो पंचायत राज मंत्री है उन्होंने सबको कह दिया कि भाई जो भी इस तरह का डिक्लेरेशन कर रहा है या कोई इस प्रकार के एक संकल्प पारित कर रहा है जिसमें ये कह रहा है कि यहाँ पर मुसलमानों को नहीं आने दिया जाएगा, उनके विरुद्ध कार्रवाई होगी, लोगों को सरपंची से हटाने तक के नोटिस दे दिए भाई साहब ने। हमारे जो खट्टर साहब जो है, वो खट्टर साहब क्या है कि वो बैलेंसिंग टाइप के व्यक्ति हैं, तो वो बैलेंस बना के चलने के चक्कर में आप अपनी ऐसी तैसी करवा रहे थे। लेकिन हिंदू पक्ष ने पूरी तरह से ये घोषणा कर दी है। कल एक महापंचायत हुई, पलवल ज़िले में हुई, हथीन के पास में। क्योंकि जो नूह ज़िला है, उस नूह ज़िले में उनको यह पंचायत करने से रोक दिया गया और वह सर्व समाज की पंचायत हुई। और उस सर्व समाज की पंचायत में यह निर्णय लिया गया कि जो यात्रा बाधित कर दी गई थी
दिनांक 28 को वो नल्हड़ महादेव तक पहुंची थी। नल्हड़ महादेव के आगे उसको और जाना था, उसको फिरोजपुर झिरका और पुन्हाना तक जाना था, उसको वहाँ पर बाधित कर दिया गया था। तो ये संकल्प लिया गया कि जो अगला सोमवार है, जो बल्कि जो 28 अगस्त जो सावन का अंतिम सोमवार है, उसको यात्रा जो है वो पूरी की जाएगी। उसके लिए बहुत सारे और भी घोषणाएं की गई और सरकार से भी ये कहा गया, एक बात ये कही गई कि ये जो नूह जिला है इसको समाप्त किया जाए। ये नूह जिला भी जो था इसको बनाया गया था गुड़गांव और पलवल से काट के, और पूरी तरह से एक तुष्टीकरण का कार्यक्रम किया गया था, क्योंकि ये जो इस समय की जो 3 कॉन्स्टिट्यूंसी हैं उसमें से 2 गुड़गांव जिले में आती थी, एक पलवल जिले में आती थी। इनको तीनों को अलग करके और एक अलग मुस्लिम बाहुल्य जिला बना दिया, जो कि एक तरह से समस्या की सारी जड़ बन गई। क्योंकि उसके बाद जो वहाँ जो जिला प्रशासन भी जाता था उसको भी एक प्रकार से इनसे दब कर ही रहना पड़ता था, क्योंकि पता है कि जहाँ पर भी वो कलेक्टर एसपी बन के गए हैं वहाँ की जो बहुसंख्यक जनसंख्या है उससे तो हाथ मिला के चलना ही पड़ेगा, नहीं तो रोज ही कानून व्यवस्था की समस्या खड़ी होती रहेगी। और आपको ये बताएं कि हमारे जो IAS IPS हैं वो कानून की नहीं व्यवस्था की अधिक चिंता करते हैं। जो कानून और व्यवस्था कहा जाता है ना, ये कानून वर्सेस व्यवस्था होता है अधिकतर स्थानों पर, और उसमें व्यवस्था की सदैव विजय होती है। तो जहाँ पर भी इनको लगता है कि भाई जो समस्या कर सकता है, जो समस्या उत्पन्न कर सकता है, उससे थोड़ा बहुत उसको तुष्टीकरण करके चलो, जिससे कि वो समस्या उत्पन्न ना करे। तो ये है पूरा का पूरा, ये जो सारी समस्या है इसके जड़ में नूह का अलग से जिला बनाया जाना था। पहले इसका नाम मेवात रखा गया था, बाद में जब सरकार आई तो इसने नाम तो अवश्य परिवर्तित कर दिया, लेकिन इस जिले को भंग नहीं किया। अब जो महापंचायत हुई है कल सर्व समाज की, उसने सबसे पहले तो ये कहा है कि वो नंबर 1 जो मैंने बताया कि यात्रा पूरी की जाएगी, नंबर 2 उन्होंने कहा कि इस जिले को भंग किया जाए, नंबर 3 उन्होंने कहा कि इसको पूरे क्षेत्र को गो हत्या मुक्त क्षेत्र घोषित किया जाए, गोवध मुक्त क्षेत्र घोषित किया जाए। आपको ये भी ज्ञात होना चाहिए कि ये क्षेत्र जो है, यदि आप NCRB के यानी जो नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो जो है उसके आंकड़े आप देखेंगे तो आप पाएंगे कि ये जिला जो है कतिपय अपराधों में देश में सर्वोच्च है। उसमें गोवध, जी हाँ, अवैध गो हत्या और साइबर क्राइम और व्हीकल थेफ्ट, वाहन चोरी, इन 3 अपराधों में ये पूरी भारत में सर्वोच्च है, जबकि शेष हरियाणा में इन अपराधों का कोई किसी भी प्रकार का कहीं कोई, ये आप कह सकते हैं कि मैं ये नहीं कहूँगा कि लेश मात्र नहीं पाया जाता है, लेकिन बहुत ही कम मात्रा में पाया जाता है। तो ये जो क्षेत्र है, ये 3 क्षेत्र, ये पूरे हरियाणा का, और क्योंकि ये राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में आते हैं, इसमें पूरे राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का एक प्रकार से उसकी भयंकर बदनामी कर रहे हैं। तीसरी ये तो ये एक बात हुई, और अपराधों पर अंकुश करने की बात हुई। और एक बात जो और अत्यंत महत्वपूर्ण है कि उन्होंने सबने लाइसेंस मांगे कि हमको 100 लाइसेंस दिए जाएं, और लाइसेंस भी दिए जाएं। वैसे तो उन्होंने कहा बंदूक के लाइसेंस तो मिलते ही हैं, वो नहीं कह के करें हमको राइफल के लाइसेंस दिया जाए। ये तो ऐसी मांग है जो मेरे विचार से तो आर्म्स एक्ट में के प्रावधान में आती अवश्य है, राइफल के लाइसेंस मिलते हैं, लेकिन थोड़ी कठिनाई से मिलते हैं। तो वो ये कह रहे हैं कि हमको राइफल के लाइसेंस दिए जाएं, जिससे कि हम आत्मरक्षा के लिए उद्यत हो सकें और हम अपनी आत्मरक्षा कर सकें। क्योंकि जो भी उदाहरण प्रस्तुत किया है आक्रामक समाज ने, जी हाँ, आजकल तो चूंकि ये विशेष वरदान है माय लॉर्ड्स का इस समय मेवात के ऊपर, तो आप कुछ भी कहें तो उसको तुरंत कह दिया जाता है कि साहब की ये हेट स्पीच है, भले ही आप जो भी कह रहे हो वो आप अपनी आत्मरक्षा में कह रहे हो। यानी कि जो IPC की धारा 96 से लेकर 104 है, उसके अंतर्गत आत्मरक्षा का सभी को पूर्ण अधिकार है। और जो आत्मरक्षा का अधिकार है वह धारा 101 में तो कतिपय स्थितियों में आप
वध भी कर सकते हैं अपनी जान बचाने के लिए, या किसी महिला का बलात्कार बचाने के लिए, या किसी का अपहरण बचाने के लिए। उसमें ये लिखा हुआ है कि आप वध कर सकते हैं आत्मरक्षा के लिए। तो यदि आत्मरक्षा के लिए कोई यदि इस तरह की सलाह देता है तो वो हेट स्पीच में कैसे आ गई, वो हमें ये जो विक्टिम कार्ड खेलने वाले हमारे भाई लोग हैं, भाईजान लोग हैं, उनसे ये पूछना पड़ेगा। और विशेष करके उनके वो वकील जो हर छोटी छोटी बात पर पहुंच जाते हैं, और वो माय लॉर्ड्स जो हैं जो लगातार उनको इसका प्रोत्साहन देते हैं कि उनकी अर्जेंट पेंशनिंग को तुरंत मान के, अरे भाई हाई कोर्ट पड़ा हुआ है, आपको यदि मेवात की समस्या है, गुड़गांव की समस्या है, वीएचपी गुड़गांव में रैली कर रही है, तो आप पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट क्यों नहीं जाते? एक तरफ तो माय लॉर्ड्स कई बार ये कहते रहते हैं कि भाई आप जो है वो हाई कोर्ट के अधिकारों का अतिक्रमण न करें, हाई कोर्ट को आप निष्प्रभावी न बनाएं, और दूसरी ओर जब इस प्रकार की समस्या होती है तो पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट का क्षेत्राधिकार होते हुए भी सीधे सुनवाई कर लेते हैं। अब आप ये बताइए कि ये रोज रोज क्लिपिंग जो है ये सुप्रीम कोर्ट में क्यों चलाई जाती है? इसका स्वयं संज्ञान क्यों नहीं लिया जाता? लेकिन मैं इस बात से अत्यंत आह्लादित हूँ, मैं ऐसा कहूँगा, क्योंकि जो भी भुक्तभोगी जनता है वो पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है। वो बिल्कुल दृढ़ प्रतिज्ञ हैं कि जो भी अत्याचार अनाचार उनके साथ हुआ है, दुराचार हुआ है या बलात्कार हुआ है, जी हाँ, बलात्कार जो है उसकी जो आजकल जो परिभाषा है ना वो बड़ी व्यापक है, और वो केवल यौन उत्पीड़न ही नहीं है। जो कुछ भी हुआ है जिस प्रकार से बहनों के साथ हुआ है तो वो उस संज्ञा में आ जाता है, नहीं तो यौन उत्पीड़न तो हुआ ही है। तो ये सब जिसके साथ हुआ है उसको ये कहा जा रहा है कि तुम इसके बारे में मत बोलो। लेकिन जब जनता खड़ी हो जाती है, जब जनता की ध्वनि गूंजती है, और जब जनता की ध्वनि मिलकर आपस में गूंजती है, तब जो निनाद होता है उससे अच्छे अच्छे आतिताई, अच्छे अच्छे शहंशाह थर्रा जाते हैं। जी हाँ, और मेवात में अब यही हो रहा है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।